I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसको हम लोग प्रोग्राम लर्निंग भी कहते हैं। अभी मैं बताऊंगी और आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये आपके कहाँ पर आपके सिलेबस में है। आपका जो आईसीटी का पेपर है उसके आपके थर्ड मॉड्यूल में है। और आपका ये तो पता ही है आपको फर्स्ट सेम। तो इतनी बात तो आपका पता चल गया कि भाई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है आपका क्या है, कि आपका ये जो है आपके सिलेबस में आईसीटी के पेपर में थर्ड में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। थोड़ा सा पहले इसकी हम हिस्ट्री पे चले जाते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे उसमें आया, हमारे टीचिंग में आया। सबसे पहले वैसे तो सब लोग कहते हैं कि ये जो आपके सिडनी एंड प्रेसी इसके फाउंडर थे, लेकिन इससे पहले किसी किसी किताबों में ही आपको मिलेगा सुकरात जो हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था। सुकरात मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं डिफाइन कर पाए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे हम बजाय टीचिंग के उस जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि टीचिंग क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जब अंतःक्रिया होती है तो सुकरात ने थोड़ा सा इसको हमारे उसमें कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोग्राम के बिना टीचर के भी स्टूडेंट या बच्चा सीख सकता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है इसमें 1913 में थॉर्नडाइक ने भी फिर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाई बात, सुकरात के विचारों को। उन्होंने आंशिक क्रिया का नियम उन्होंने दिया। आंशिक क्रिया का नियम उन्होंने बताया कि यदि हम विषय वस्तु को, है ना, जो हमारा कंटेंट है, जो हम टीचिंग जिस कंटेंट को हम पढ़ाने जाते हैं उसको यदि हम क्या करें, छोटे छोटे अंशों में डिवाइड करके क्या करें, उसको यदि हम बताएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। जैसे आपने देखा कि अगर हमें फ्लावर पढ़ाना है तो हम उसको पूरा फ्लावर ना पढ़ा के पहले हम प्लांट्स बताना है। अगर मुझे प्लांट्स बताना है तो पूरा प्लांट्स पहले मैं रूट बताऊंगी, फिर स्टेम बताऊंगी, फिर लीव्स बताऊंगी। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि यदि हम पूरे पाठ्य उन्होंने इतना बता पाए कि हम किसी भी जो भी चीज़ हम पढ़ाना चाह रहे हैं उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स पे क्या करें, डिवाइड करें। इसके बाद 1920 में ये आए सिडनी एंड ट्रेसी। उन्होंने एक टीचिंग मशीन बनाई। सिडनी एंड ट्रेसी ने क्या करा, एक टीचिंग मशीन बनाई जिसमें बच्चा खुद क्वेश्चंस होते थे उसमें, इसमें जैसे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन होता था कि जिसका आंसर है तो उस पर टिक लगाता था, जो भी इस पे फिर इस पे। तो इससे बच्चा खुद ही जो है अपने आंसर को सही भी पता चल जाता था, मशीन बता देती थी कि आंसर गलत है या सही है, जिससे इसमें
टीचर की कोई आवश्यकता नहीं थी, टीचिंग मशीन के द्वारा ही बच्चा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, जो अगर उसका आंसर सही है तो मशीन ही बता देती थी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो टीचिंग मशीन के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको हम व्यक्तिगत वो भी कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत, इंडिविजुअलाइज्ड भी कहते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड भी कहते हैं और पर्सनलाइज्ड भी कहते हैं कि इसमें क्योंकि व्यक्ति खुद ही अपनी व्यक्तिगत उससे सीखता है, इसमें अपनी स्पीड होती है, अपनी गति से सीखता है। तो इसने टीचिंग मशीन किसने करी, सिडनी एंड प्रेसे ने। तो सिडनी एंड प्रेसे ने क्या करा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से टीचिंग मशीन के द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। इसके बाद जो आपके आए 1954 में आपके आए स्किनर। स्किनर जो है क्या थे, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने अब सिडनी एंड ट्रेसी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि इन्होंने दी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इनकी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, इन्होंने इसका आधार बनाया ये। तो ये क्या है कि इसको हमने इनका क्या था, ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी डिटेल में आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे जिससे आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन समझ में आया। तो हम मेन लेते हैं अब किसका, स्किनर को, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया और आज उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो बीएफ स्किनर ने क्या बताया कि इनकी जो थ्योरी थी वो क्या थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने इसी के आधार पे क्या किया, मॉडल भी दिया। इन्होंने टीचर मॉडिफिकेशन या स्टूडेंट कैसे हम जो है स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था कि लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, एडवांसमेंट ऑफ बिहेवियर, तीनों ही हमारी लर्निंग है। तो स्किनर ने क्या बताया कि ये जो है इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। कंडीशनल थ्योरी भी कहते हैं या ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो हमारा आधार था वो क्या था, बीएफ। तो धीरे धीरे पहले आपने सुकरोत ने बताया, फिर थॉर्नडाइक ने बताया, फिर थोड़ा आगे बढ़ाया सिडनी एंड प्रेसे ने बताया। अब हम जो बीएफ स्किनर ने क्या बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थोड़ा समझेंगे कि देखिए जो स्टिमुलस है और उसको देख के हम क्या देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। अब ये स्टिमुलस कैसा भी होता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे आप गर्मी होती है आप तुरंत एसी चलाने लगते हैं, जाड़े होते हैं आप हीटर चलाने लगते हैं। तो ये तो आपके एनवायरमेंटल स्टिमुलस है जिससे हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लिया कि हम यदि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को यदि हम इस तरह से स्ट्रक्चर्ड कर दें, है ना, यदि हम लर्निंग एनवायरनमेंट को, है ना, लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या कर दे, स्ट्रक्चर्ड कर दे, तो जो हमारा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स देते हैं इससे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हम क्या दें, रीइंफोर्समेंट। तो ऐसा जो बॉन्ड है वो रीइंफोर्समेंट देने से इसकी बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने क्वेश्चन पूछा, अपने आंसर दिया, मैंने उसको रीइंफोर्समेंट करा, गुड कहा, वेरी गुड कहा, वेरी नाइस कहा, या सब बच्चों ने ताली बजाई, या उसका क्वेश्चन आंसर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, वेरी गुड, है ना। तो ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है, जिससे उसको जो मैंने रिस्पॉन्स दिया था, वो क्या है, सॉरी, स्टिमुलस क्या है, हमारा क्वेश्चन, आंसर जो हमारा स्टूडेंट दे रहा है। रीइंफोर्समेंट क्या है, जो बच्चे की फिर जब मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगी तो उत्साह के साथ वो बच्चा दोबारा से आंसर देने के लिए फिर हाथ खड़ा करेगा। इससे क्या हो गया, रिस्पॉन्स की देरी की गति उसकी बढ़ गई और उसको क्या मोटिवेट हुआ। तो रीइंफोर्समेंट और एसआर, ये दोनों इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बेस है। नंबर 1 एसआर, नंबर 2 रीइंफोर्समेंट। तो उन्होंने ये बताया कि हम इस शेप धीरे धीरे ग्रेजुअली जब रिस्पॉन्स देता है बच्चा तो धीरे धीरे वो कार्य करना सीख जाता है। लेकिन इसके लिए हमें जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो उसको हमें स्ट्रक्चर करना है, उसको बहुत अच्छे से हमें प्री प्लांट करके करना होता है। मतलब जो मेरे स्टिमुलस है वो इस तरह हो कि मैं अपने जो मेरा टर्मिनल बिहेवियर है, जो मैं बच्चे को सिखाना चाहती हूँ, उसको मैं पहले मैंने बताया था कि जो भी पाठ्य वस्तु पढ़ा रहे हैं उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। उन पार्ट्स को फिर मैं उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का बच्चा आंसर देगा। अगर सही है तो क्या होता है उस प्रोग्राम में, वैसे तो जो ट्रेडिशनल टीचिंग होती है वो तो टीचर स्टूडेंट करता है, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दे दिया। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टीचर नहीं है, ये केवल ऑपरेट कंडीशनिंग के दो ही हैं, एक तो एसआर और एक रीइंफोर्समेंट। एसआर क्या है, यदि ऐसे स्टिमुलस दिए जाए कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स देता है तो हम स्टूडेंट के टीचिंग के बिहेवियर को शेप दे सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं। तो लेकिन कैसे, हमें शेड्यूलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट भी करना है और कैसे एक टाइम में कैसे हम तो क्या करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोग्राम सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आपको ये जानना जरूरी है कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के पे। और इसके दो मूल तत्व हैं, एसआर और रीइंफोर्समेंट। एसआर क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और क्या है, रीइंफोर्समेंट। तो जैसे हम उसमें कंटेंट होगा प्रोग्राम में, टीचर नहीं है वहाँ पे, कंटेंट है, टीचर खाली प्लान उस प्रोग्राम को डेवलप करती है और उसके बाद उसको पैराग्राफ को पढ़ के बच्चा क्या करता है, आंसर देता है। आंसर देने के बाद उसको वही वहाँ पर ही आंसर भी होते हैं, खुद वो चेक भी कर लेता है, खुद ही वो क्या करता है, अपना इवेल्यूएशन कर लेना है। तो देयर इज अ नो टीचर। तो ये मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, ये स्टूडेंट और लर्निंग मटेरियल के बीच में इंटरेक्शन है। तो इसमें आपने देख लिया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री देखी और इसका बेस क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऐसा जितना ज़्यादा अच्छे से हम शेड्यूल करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हम रीइंफोर्समेंट बच्चे को देंगे उतना ही बच्चे क्या करता है, सीख जाता है। जैसे एक स्किनर ने एक एनिमल था, वो जैसे उस लीवर को ऐसे दबाता था तो उसके मुंह में उसको खाना मिल जाता था। तो उस एनिमल ने सीख लिया कि इसको दबाने से, है ना, इसको दबाने से हमें क्या मिल गया, रीइंफोर्स मिला, उसे खाना मिल जाता है। तो उसने ये सीख लिया कि इसके दबाने से मुझे ये खाना मिलेगा। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कि यदि हम इतना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट कर दें और उसको स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल भी तय कर लें या किस तरह से हमें देना है, क्या देना है, तो हमारी क्या होगा, बच्चे के चेंज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हम कर देंगे। मतलब जो हमारा टर्मिनल बिहेवियर है, एंटायर बिहेवियर क्या होता है, जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, और टर्मिनल बिहेवियर वो होता है जो हम लास्ट में बच्चे को सिखा देंगे। तो हमें टर्मिनल बिहेवियर लेने में आसानी रहेगी। तो अब आपका जो है इसमें आपने देखा कि बीएफ स्किनर ने कहा, जो इसकी डेफिनेशन थी उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ टीचिंग, ये क्या है, आर्ट ऑफ आपकी, इसने बताया कि ये क्या है, आर्ट ऑफ टीचिंग
इंस्ट्रक्शन क्या है? आर्ट ऑफ टीचिंग और साइंस ऑफ बिहेवियर। तो इसको हम टीचिंग टेक्निक भी कहते हैं, टीचिंग टेक्निक भी है। और ये हम लर्निंग को, क्योंकि इसमें टीचिंग हम प्रोग्राम के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। टीचर खाली प्रोग्राम बना रही है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो नहीं होके, इंटरेक्शन ना होके लर्निंग मटेरियल और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। लेकिन जो सारा प्रोग्राम, लर्निंग एनवायरनमेंट जो हमें स्ट्रक्चर करना है, कैसे मुझे फ्रेम बनाना है, अभी मैं बताऊंगी फ्रेम क्या है। तो ये आपका, तो आपने मोटी मोटी बातें, आप मेन पॉइंट जान लिए कि हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सुकरात ने बताया, सिडनी और पेसी ने मशीन बनाई, टीचिंग मशीन बनाई, और इसके बाद धीरे धीरे बीएफ जो हमारा प्रेजेंट में जो लास्ट में जो डेवलप हुआ, बीएफ स्किनर ने करा। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी पर बेस्ड है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो रीइंफोर्समेंट देने से हमारा क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग देने से वो बॉन्ड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो बाद में हम उसके स्टूडेंट्स के बिहेवियर को शेप दे देते हैं जैसा हम चाह रहे हैं। अब आपका जो है इसके प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है इसके? सिद्धांत। देखिए इसके पहला सिद्धांत है इसका जो हम करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। तो स्मॉल स्टेप यानी कि जो हमारा कंटेंट है, जैसे मैंने बताया था प्लांट पढ़ाना था, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंटेंट को छोटे छोटे फ्रेम्स, एक फ्रेम, ठीक है, ये फ्रेम में बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको प्लांट, यहाँ पे रूट, यहाँ पे स्टेम और यहाँ पे लीव्स। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कि हमें, क्योंकि ये किसने बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था कि यदि हम पूरा कंटेंट उनको छोटे छोटे मैगजीन्स में भी पढ़ा था आपने, कि अगर पहले हम अंशों में पढ़ाएं, पार्ट्स में पढ़ाएं, तो वो पूरा प्लांट्स जान जाएगा इजीली। तो इसमें ये क्या होता है, फ्रेम्स होते हैं। जैसे ये फ्रेम इस तरह से, अब इसमें मान लो मैंने क्या बताया, रूट। अब रूट के बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं कि उसका कलर ब्राउन होता है, ये सबसे ये अंडर द ग्राउंड होता है पार्ट, और इसका क्या वर्क है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस, जो भी आप जो है बताना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे शॉर्ट में सब लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन होता है, मल्टीपल क्वेश्चन, उसमें इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बनाती हूँ जिससे बच्चा टिक लगाता है, और यहीं पर उसकी की भी होती है जिससे वो खुद अपने आंसर को, गलत और सही को पता कर लेता है। इसी तरह से दूसरा फ्रेम होता है। तो फ्रेम जो है होते तो बहुत शॉर्ट है, छोटे होते हैं, लेकिन मीनिंगफुल। इसको बनाने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसकी लैंग्वेज सरल हो, कोई शब्द ऐसा ना हो कि बच्चा सेंस नहीं समझ रहा हो। तो जो भी हमें लिखना है बहुत सरल भाषा में लिखना है। बोलने में तो अगर टीचर यही बात अगर हम बोलते हैं रूट्स के बारे में, तो मैं उसको कई बार रिपीट भी कर दूंगी, कई बार मैं उसको सेंटेंसेस चेंज कर सकती हूँ। लेकिन ये प्रिंटेड मटेरियल होता है, तो इसमें हमको, तो फ्रेम क्या है, इट इज़ ए मीनिंगफुल, है ना, शॉर्ट होता है लेकिन वेरी मीनिंगफुल, बहुत अच्छे से इसकी भाषा होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे फ्रेम्स होते हैं। यही बताया था कि अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाएं बच्चे को, तो उसको इजीली पता चलता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, फ्रेम क्या है,
तो फ्रेम आप बता सकते हैं इट इज़ ए वेरी स्मॉल यूनिट बट गॉट ए मीनिंगफुल। और हम कंटेंट को छोटे छोटे कितने जैसे आपका टॉपिक है उसी हिसाब से आपको, लेकिन एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं जिससे थोड़ी थोड़ी बात बच्चे के समझ में आए। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग क्या है कि भाई स्टूडेंट को एक्टिव रहना है। अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा तो वो कैसे करेगा, अगर एक्टिव तो काम रिस्पॉन्स तभी दे पाएगा। तो एक्टिव रिस्पॉन्ड मतलब एक्टिवली वो काम करे कि हम किस तरह से जो है उसको एक्टिवली, वो ऐसा नहीं है कि उसको तभी एक्टिवली कर पाएगा जब वो इस फ्रेम को इतना इजी हम फ्रेम आउट करेंगे कि उसको समझ में आए, बच्चे को करने में उत्साह रहे। अगर वो एनिमल उसको नहीं दबाएगा एक्टिव, अगर वो लेजी होके लेटे ये एनिमल, तो वो क्या सीखेगा। उसके लिए उसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्स मेन चीज तो मैंने यही बताई है, स्किनर की बताई है ना कि एस और आर बॉन्ड, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। और ये किससे बढ़ा है, रीइंफोर्समेंट से। तो अगर ये लीवर ऐसे करता है तो उसको क्या, ऐसे दबाया तो क्या मिला, उसको खाने को मिला, तो उसको ये रीइंफोर्समेंट मिला जिससे वो दोबारा फिर लीवर दबाएगा। तो एक दो बार नहीं दबेगा तो उसके बिहेवियर को हम शेप कर सकते हैं, हम स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं। लेकिन कैसे, प्रॉपर शेड्यूलिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट और कैसा स्ट्रक्चर लर्निंग, हम कैसे लर्निंग स्ट्रक्चर करेंगे, लर्निंग की हम संरचना को हम कैसे, जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको हम यदि स्ट्रक्चर करें, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट को हम कैसा करें और शेड्यूलिंग करें, तभी हम इसको बच्चे को सिखा सकते हैं। इसका तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक या रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आपको बताया, ये तो मैंने इसका दूसरा एलिमेंट है ही कि रीइंफोर्समेंट ही बच्चे के रिस्पांस देने की उसको गति को बढ़ाता है। तो अगर हम रीइंफोर्समेंट प्रॉपर समय पे दें, प्रॉपर शेड्यूलिंग हो हमारे प्रोग्राम में रीइंफोर्समेंट की, इसमें तो क्या होता है, नेगेटिव रिस्पांस नहीं देते हैं इसमें रीइंफोर्समेंट, ये अभी मैं आगे बताऊंगी जब इसके टाइप में पढ़ेंगे आप। तो रीइंफोर्स देने से बच्चे को फीडबैक मिलता है। रीइंफोर्स और फीडबैक में क्या अंतर है, रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट दोबारा से अंदर किसी काम करने के लिए बच्चे के अंदर उत्साह आ गया, दोबारा से रीइंफोर्समेंट। और फीडबैक क्या है कि हमारा फीडबैक है ना, जैसे मैं अपना कोई काम करते, जैसे स्टूडेंट जाता है, कॉपी हम चेक करते हैं उसकी, तो कॉपी चेक करने के बाद मैं जो भी हम उसको, अगर मैं गुड लिख रही हूँ, पुअर लिख रही हूँ, तो उससे उसको क्या मिल रहा है, ये रीइंफोर्समेंट तब मिलेगा, वो उसको फीडबैक भी ले रहा है ना कि भाई मेरा जो है मैंने कैसा काम किया। अगर मैंने राइटिंग पे कमेंट कर दिया वेरी गुड राइटिंग, तो ये क्या, अगली बार वो और अच्छे से साफ साफ लिख के लाएगा, या वेरी नाइस कुछ भी लिख देते हैं कमेंट्स। तो रीइंफोर्समेंट का बहुत मेन रोल है अकॉर्डिंग टू स्किनर, कि अगर वो रिस्पॉन्स तभी देता है बच्चा जब हम उसको प्रॉपर वे में, शेड्यूलिंग वे में रीइंफोर्समेंट देते हैं। इसके बाद आपका है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। सेल्फ पेसिंग क्या है, अपनी गति से सीखता है। हो सकता है एक बच्चा एक फ्रेम करता है, दूसरे ने दूसरा फ्रेम कर लिया हो, लेकिन पहला वाला पहले पे ही है, एक वाला जो ज्यादा तीसरे वाले पे पहुंच गया है। तो सब अपने हिसाब से, अपनी रुचि से, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, जैसे जिसको सीखना है, जैसे उसकी गति है ना, बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। इसमें सेल्फ पेसिंग। दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग भी खुद ही हो रही है, आंसर साथ में दिया है, खुद ही वो पढ़ के, अगर आंसर सही है तो भी पता चल रहा है, गलत है तो भी उसे पता चल रहा है ना। तो इसमें उसको ऐसा नहीं है कि आप उसमें किसी टीचर की आवश्यकता पड़ रही है। तो सेल्फ टेस्टिंग हो रही है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, लगातार
जैसे एक फ्रेम है उससे संबंधित क्वेश्चन करे तो उस फ्रेम की नॉलेज उसको, रूट क्या है, रूट जो भी उससे हमने वो पैराग्राफ से क्वेश्चन बना के दे दी, तो यानी कि उसको ये समझ में आ गया रूट किसे कहते हैं, बिना टीचर के केवल टीचिंग। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर स्टूडेंट और लर्निंग मटेरियल के बीच में इंस्ट्रक्शन होता है तो उसी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। ये इंडिविजुअलाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है, इसमें बच्चा अपनी गति से सीखता है, व्यक्तिगत रूप से सीखता है। और इसके बाद आपका ये 5 प्रिंसिपल आते हैं, सेल्फ स्टेप, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, इमीडिएट फीडबैक, सेल्फ बेसिक, सेल्फ टेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगर 1 नंबर में आता है तो खाली नाम ही लिखने को बहुत है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करना है, और अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें डिटेल में लिखना है। तो इसके बाद फिर आपके आती है कैरेक्टरिस्टिक। मेन इसमें बस दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें से क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में टीचर का कोई भूमिका नहीं है, केवल वो प्रोग्राम को बनाता है। दूसरी बात ये अपनी गति से बच्चा सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे आधारित है बीएफ स्किनर की, और उन्होंने रीइंफोर्समेंट का बहुत महत्व है। अगर हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स करते 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 पहले गलत सही होते होते वो प्रॉपर टर्मिनल बिहेवियर पे पहुंच जाएगा। तो इसके बाद अब आपके क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या है, मेरिट्स भी कह सकते हैं, एग्जाम में कैसे भी कुछ भी आता है, केवल आपको समझना है। कैरेक्टरिस्टिक भी पूछी जा सकती है, मेरिट्स भी पूछी जा सकती है। जैसे आपको क्वेश्चन को समझना है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक आपका इसमें आप खुद इसमें सब आ ही चुके हैं इंट्रोडक्शन में, लेकिन फिर भी पॉइंट्स में पहली बात तो ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस है ना। पहला क्या है, बेस्ड ऑन व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। जैसे क्लास में टीचर के संग प्रॉब्लम होती है कि सारे बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सब बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अलग है, समझने की पावर अलग है ना। कुछ मीडियोकर बच्चे हैं, कोई स्लो लर्नर है, कोई हाई, कोई जिनकी स्पीड ज़्यादा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप कि भाई हमको टीचर को हर तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर करके बोलनी पड़ती है। कोई बच्चा पूछ भी लेता है कि मैम ये कैसे, तो उसे तुरंत ब्लैक बोर्ड पे लिख के तो समझाते हैं टीचर। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि फ्रेम सबके पास है। 5 फ्रेम मैंने दे दिए हैं, कोई बच्चा पहला जल्दी कर ले, चाहे कोई बच्चा 2 बार में, चाहे पहला 1 दिन में 1 ही करेगा। तो इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंडिविजुअल डिफरेंस की कोई प्रॉब्लम है, जो हमें टीचिंग में होती है। दूसरी बात ये है इसमें स्टूडेंट लर्न ऑफ सेल्फ पेसिंग, ये तो मैंने बताया ही आपको। इंडिविजुअल डिफरेंस है, ये पॉइंट दोनों मिल ही रहे हैं कि सेल्फ पेसिंग से है ना। सेल्फ पेसिंग मतलब अपनी गति से, उसको जैसे जिसको सीखना है तो उस तरह से उसको, चाहे वो पहला फ्रेम करे, चाहे 2 दिन में करे, चाहे तीसरा 3 दिन में करे। एक बच्चे ने एक लेसन खत्म कर लिया, एक फ्रेम खत्म कर लिया, तो वो दूसरा। तो सेल्फ पेसिंग और इंडिविजुअल डिफरेंस दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि जहाँ जब सेल्फ पेसिंग है तभी इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इसके बाद आपका इट इज ए डेवलप टू हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। इसमें सेल्फ स्टडी की डेवलप हैबिट सेल्फ स्टडी। भाई सेल्फ स्टडी की तो हैबिट होगी जब बच्चा खुद पढ़ के एक बार उसको पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा, फिर वो दोबारा उसको एक लाइन पढ़ेगा, तो उससे उसकी सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप होती है। इसके बाद ये है कि बहुत एक्टिव रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा ड्यूरिंग के समय एक्टिव रेस्पॉन्ड तो है, तो मैंने बताया था एक्टिव ड्यूरिंग रेस्पॉन्डिंग। भाई तत्परता का नियम, ये भी आप सब साइकोलॉजी में सुनेंगे। जब ये तत्पर नहीं रहेंगे, यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो रेस्पॉन्ड के समय, तो आप जबरदस्ती किसी को नहीं सिखाया जाता कि वो खुद ना जानने के लिए इच्छुक। इसके बाद है
ओन असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेता है, ओन असेसमेंट। तो मैंने बताया ये कि असेसमेंट अपने आप ही करता है, अपने आप चेक करता है, आंसर की दी होती है, सही आंसर है गलत आंसर है, सेल्फ असेसमेंट होता रहता है बच्चे का। इसके बाद इस पे चिल्ड्रन के इसका जो वो है आपका कि इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि टीचर ही बताएगा। अगर उसमें अभी आपकी मैं टाइप ऑफ बताऊंगी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ब्रांचिंग में जो है ये प्रॉब्लम भी समझ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि सवाल गलत, फिर ये कैसे पता चले, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यदि आंसर सही है तो ठीक है, आगे वाले फ्रेम पे चला गया बच्चा, अगर गलत है तो उसे फिर सही कैसे पता चले, है ना। होता ही है कि भाई अब टीचर तो है नहीं वहाँ, बस वहाँ पे एक फ्रेम है, फिर दूसरा फ्रेम है, फिर तीसरा फ्रेम है, और यस या नो है आंसर। तो इसके लिए अभी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट उसमें कि इसका भी है सिस्टम में ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में, तो उसको बताया जाएगा। तो ये आपने देखा इसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक है। पहली बात तो भाई इसमें सबसे अच्छी बात तो ये इसमें ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक ये जो है टेक्निक हमारी टीचिंग टेक्निक है, इसको पढ़ाने का हमारा एक अलग तरीका है। जिसे टीचर क्लास में पढ़ाती है वो एक ट्रेडिशनल टीचिंग हो गई है, लेकिन अगर हम चाहें कि मैं किसी टॉपिक का एक प्रोग्राम बना के बच्चे को फ्रेम बना कर दूँ, बच्चा खुद करके सीखता है, तो ये भी एक हमारी स्ट्रेटेजी है। इट इज़ ए, हम इसको टीचिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी इसमें देखिए सारी रचना डिफरेंट है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है कि डिवाइसेस चेंज हो सकते हैं, जैसे मैं अगर फ्रेम दे रही हूँ प्रिंट करा के, है ना, बुक पर कि वे पहले मैंने एक फ्रेम दिया, चाहे प्रिंट करा के दूँ चाहे हाथ से लिख के दूँ, इसके बाद हो सकता है कंप्यूटर में मैं सॉफ्टवेयर बना के दे सकती हूँ। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। आप मशीन, टीचिंग मशीन में भी तो यही था, एक सॉफ्टवेयर टेक्निक भी कहते हैं हम इसको, कहीं कहीं किताबों में एग्जाम में नाम आ जाता है सॉफ्टवेयर टेक्निक, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पे मैं बना रही हूँ, मान लो हो सकता है मैं फ्रेम जो है प्रिंटेड मीडिया की तरह देखे मैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाऊँ। आपने पढ़ा था सेकेंड यूनिट में कि मैं उस सॉफ्टवेयर में वो लगा के बच्चा, उसमें वो फ्रेम आ गया स्क्रीन पे, बच्चा उसी में माउस को ले जाके उसी में आंसर कंप्यूटर यस या नो, योर आंसर इज करेक्ट ये लिखा हो जाता है या इनकरेक्ट। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है कि फ्रेम में प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की तरह भी दे सकती हूँ और कंप्यूटर में भी प्रोग्राम बना के उसमें मैं सॉफ्टवेयर लगा सकती हूँ। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है, लिमिटेशंस। भाई जब इस पे इतनी सारी है तो कुछ तो इस पे इसकी लिमिटेशन, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स, डिमेरिट्स कह सकते हैं हम इसको, कमियां कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में देखिए आता है आपका आंसर यही रहेगा, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है भाई, पहली बात तो देखिए मेन यही है कि अगर आप प्रिंटेड मीडिया दे रहे हैं, यदि मैं लिख के दे रही हूँ, टेक्स्ट बुक बना के फ्रेम दे रही हूँ कि बेरू कैसे, तो मुझे उसके लिए बहुत ट्रेंड होना पड़ेगा। उसकी जो भाषा है, देखिए आप देखते हैं कि जब आप पत्राचार माध्यम से कोई कोर्स करते हैं और उसमें, तो आप देखते हैं कि जो बुक्स आती हैं उसको हम बहुत, उसकी भाषा बहुत ईजी होती है, जो कि हमें उसको जो आप कोर्स की किताब लेते हैं उससे देखिए डिफरेंट मिलेगी आपको लैंग्वेज, है ना। उसमें क्या है, आपने देखा कि अगर आप टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो हमें एडिटिंग भी होगी, वो उसकी लैंग्वेज भी होगी, भाषा भी देखनी पड़ेगी, उसके वर्ड्स जो हैं वो भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें पहली बात तो यही है कि टीचर को भी स्किलफुली उसमें हमें डेवलप करना है। अगर हमें उसकी एडिटिंग, जैसे एक किताब लिखते हैं सारा प्रोसीजर, अभी आप जब डेवलप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें सारे स्टेप्स आएंगे। तो पहली तो इसकी लिमिटेशन देखिए, ये तो मेन है कि हमें उसमें जो हमारी लिखने की जो हमारी वर्ड्स हैं, जो हमारे सेंटेंसेस हैं, वो बहुत छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तो जो भी स्टैंडर्ड हमारे बच्चों का है, जिस भी स्टैंडर्ड के लिए आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कैसे करना पड़ेगा, उसको हमें सारे सेंटेंसेस। तो पहले आपने देखा कि टीचर को क्या पड़े, स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो पहली बात तो ये है स्पेशल टेक्निक,
फॉर टीचर्स। भाई टीचर को इस काम के लिए जो हमारे यहाँ इंडियन स्कूल्स में ज़्यादातर आप देखो भाई हम लोग ट्रेडिशनल टीचिंग कराने में ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है तो हमें फिर भाषा का भी ज्ञान पूरी अच्छे से होना चाहिए। सेंटेंस को मैं कैसे फ्रेम कर रही हूँ तो ये इसकी हमारे तो सबसे पहली कमी तो इसकी ये देखी जाएगी कि भाई हम टीचर को भी इसके लिए हमें ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा हमारा ये है कि इसमें जो है ये जो हमारे जो मैंने बताया था आपको जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो हम ट्रेडिशनल टीचिंग में तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाना हम हर टीचर के लिए बड़ा हमारे अंदर 30 मिनट के लिए दिक्कत होती है कि मैं इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान दूं। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्योंकि सेल्फ पेसिंग है, सेल्फ पेसिंग में बच्चा अपने हिसाब से अपनी गति से एक दिन में मान लो एक फ्रेम एक बच्चे ने एक दिन में करा, दूसरे ने 2 दिन में करा, तीसरे ने करा ही नहीं, वो चौथे दिन करने बैठ गया, तो यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को ये मैंने मेरिट में बताया था आपको कि इंडिविजुअल डिफरेंस का जो हमारा सब अलग हो जाता है, इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ट्रेडिशनल टीचिंग में। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की ये सबसे ज्यादा बहुत मतलब आप बताए मतलब केवल यही मेरिट्स है जो आपको कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन जब आता है कि आपके विचार से, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है आपकी, उसमें आपको ये जो शब्द जो मैं बोल रही हूँ तरह तरह के एग्जाम्पल देके आपको यही सब क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन में डालने होंगे। तो आप इन्हें पहला बात मान लिया कि हमें टीचर को भी स्किलफुली ट्रेन होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया कि इसमें यह है कि जो हमारे हाई लर्नर है, हाई लर्नर या हाई अचीवर, वो जो है इसमें बंधे नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनका जो हमारा जो कंटेंट है, देखिए टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर दूंगी, है ना। इंस्ट्रक्शंस बाय टीचर इज नोन एज टीचिंग, है ना। इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों ही आपके क्या है, इसमें क्या है, जो हमारे हायर अचीवर हैं वो हमारे इसमें क्या करते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा क्या है आपका कि इट इज ए इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट टू हाई, इसमें ये भी है हमारा तीसरा कि हमें इसमें जो है रिमीडियल की कहीं जगह नहीं है ना। रिमीडियल नो प्रोविजन फॉर रिमीडियल टीचिंग। रिमीडियल टीचिंग ये तो बता दिया कि भाई आंसर गलत है सही है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल टीचिंग में तो मैंने आंसर पूछा बच्चे से, बच्चे ने गलत बताया तो मैं उसके आंसर को उसको ठीक करके बताऊंगी कि बेटा ऐसा नहीं इस तरह से करिए, या किसी दूसरे बच्चे से उसका आंसर मैं रिपीट कराऊंगी। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में ये तो पता चल जाता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये नहीं पता चलता कि मैं कैसे करूँ, कैसे सही होगा। तो रिमीडियल आगे की जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत हद तक इस चीज को करा है ठीक, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें आपने देखा कि रिमीडियल टीचिंग की कोई भी नहीं होती। इट इज ए क्या है, इसमें जो है परफॉर्मेंस जो है, जो भी हम परफॉर्मेंस बच्चा देखता है वो अपने लेवल से उसको चेक करता रहता है। तो आपने देखा कि इसमें जो आज आपने पूरा देखा, पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है एक तरह से कंक्लूड कर देते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, किस पे बेस है, क्या है ये, इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स एंड टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल इज नोन एज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब चाहे वो बुक के रूप में हो, चाहे मैं सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर में आपको दे देती हूँ, किसी भी तरह दे सकती हूँ, वो आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात ये किस पे बेस है, बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी पे। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी क्या है, एसआर बॉन्ड। एसआर बॉन्ड कौन मजबूत करता है, रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम लर्नर्स के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, है ना, धीरे धीरे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। हम किसी को तभी सिखा सकते हैं जब वो खुद एक्टिव हो या वो सीखने को तैयार करो। तो पहले बच्चे को हमें तैयार करना है सीखने के लिए। उस एनिमल ने जब उसको गिराया था लीवर को तो उसको क्या मिल जाता था, आपको फूड मिलता था, जिससे उसको रीइंफोर्स मिलता था।
तो इसमें आपने देखा कि ऑपरेट, ये कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन के आंसर है जो मैं लाइन में बोल रही हूँ ग्रेजुअली, यही है किस पे बेस्ड पर है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। किसने दी? बीएफ स्किनर ने दी। कौन से सन में दी, है ना, ये सारी चीजें। इसके बाद मेन आपको सिद्धांत बताए, 5 सिद्धांत बताए, इसका मेरिट और डीमेरिट्स। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के साथ। आशा करती हूँ आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू सो मच।